लाख टके की बात में अब बात करते हैं हिंदुस्तान की ताकत की, हिंदुस्तान की शक्ति की, जिसमें लगातार इजाफा हो रहा है। और इसका सीधा मतलब यह है कि दोनों मोर्चों पर हिंदुस्तान अपनी शक्ति का एहसास करा रहा है, सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है। और इसके मूल में है मेक इन इंडिया का मिशन। ये आसमानी वीरों की दहाड़ है। राफेल, तेजस और सुखोई की हुंकार। आसमान में इनकी गर्जना सुनकर दुश्मन कांप रहे हैं। युद्ध के पहले का ये रिहर्सल है। जंग के मैदान में जब इनका हमला होगा तो मच जाएगा हाहाकार। पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की तैयारी कर रहा है हिंदुस्तान। पांचवी पीढ़ी का AMCA विमान जो छठी पीढ़ी की तकनीक से लैस होगा। इस विमान का जवाब नहीं होगा, ये मेक इन इंडिया की शान है। खुद वायु चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने इसका ऐलान किया है। हिंदुस्तान की सेना मेक इन इंडिया के तहत जल, थल और नभ में अपनी शक्ति का एहसास पूरी दुनिया को करा रही है। भारत चीन तनाव के बीच DRDO लगातार सफल परीक्षण कर रहा है। 0 लॉन्च। स्मार्ट का हुआ सफल परीक्षण। स्मार्ट से होगा दुश्मनों की पनडुब्बियों का संहार। ये हिंदुस्तान की सफलता की उड़ान है। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो यानी स्मार्ट का ये वीडियो है। सोमवार को इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह एक तरह की सुपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल है जिसमें टॉर्पीडो के साथ मिसाइल भी होती है। इसकी क्षमता 650 किलोमीटर है। ये तकनीक नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है। DRDO के नाम पिछले कुछ महीनों में कई सफलताएं जुड़ी हैं। शनिवार को ही शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। शौर्य मिसाइल का नया वर्जन बेहद घातक है। ये मिसाइल 800 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को निशाना बनाने में सक्षम है। इससे पहले पिछले महीने MBT अर्जुन टैंक से लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया गया था। न्यूज़ नेशन। और अब बात आर्मेनिया और अजरबैजान की, जहां लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। इस जंग ने पड़ोसियों को दुश्मन को दशकों तक दुश्मनी निभाने वाले दोस्तों को दोस्ती में बदल दिया है। और जहां पर दुश्मनी नजर आ रही थी वहां पर अब हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अजरबैजान की मदद के लिए इजराइल अपनी दुश्मनी को भुलाकर पाकिस्तान और तुर्की के साथ खड़ा दिख रहा है। अजरबैजान के शहर स्टेपन कर्ट में क्लस्टर बम से आर्मेनिया का हमला। जमीन की जंग में जिंदगी द एंड। जंग की वजह से वीराने में बदलते गुलजार शहर। आर्मेनिया के खिलाफ इजरायली ड्रोन इस्तेमाल करता अजरबैजान। काकेशस इलाके में जारी जंग ने दुनिया में शक्ति का संतुलन बदलना शुरू कर दिया है। इस लड़ाई ने दो दुश्मन देशों इजराइल और पाकिस्तान को साथ खड़ा कर दिया है। ये दोनों ही अजरबैजान के साथ हैं। पाकिस्तानी आर्मी अजरबैजान की तरफ से जंग लड़ रही है। इसके साथ ही अजरबैजान की आर्मी इस लड़ाई में बड़े पैमाने पर इजरायली हथियारों, खासकर ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। ये इजरायली ड्रोन्स का ही कमाल है कि आर्मेनिया की तोप और टैंक रेजिमेंट को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि जो इजराइल और पाकिस्तान एक दूसरे के नागरिकों को मान्यता तक नहीं देते, वो जंग के मोर्चे पर एक साथ क्यों हैं? खबरों के मुताबिक अजरबैजान और इजराइल के पुराने रिश्ते हैं। अजरबैजान में सोवियत संघ के बाद से मची उथल-पुथल के बीच इजराइल हमेशा उसके साथ रहा है और दोनों देशों के बीच कूटनीति से लेकर व्यापारिक संबंध भी रहे हैं। कुल मिलाकर अजरबैजान ऐसा अकेला मुस्लिम बहुल देश है जिससे इजराइल की दोस्ती रही। यही वजह है कि वो अब भी उसके साथ है। टी न्यूज़ नेशन। और अब बात किर्गिस्तान की, जहां तख्ता पलट की कोशिश नाकाम कर दिए जाने का दावा किया जा रहा है। संसदीय चुनावों में धोखेबाजी के आरोप में प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। यहां तक कि संसद पर कब्जा कर लिया गया है और हिरासत में कैद पूर्व राष्ट्रपति को रिहा करा लिया गया। केक की संसद पर भीड़ का दावा, पुलिस पर भीड़ की पत्थरबाजी, टीन के शेड की आड़ में
पुलिस पर पत्थरों और बमों से हमले। संसद में घुसे प्रदर्शनकारी, हजारों की भीड़ ने पूर्व राष्ट्रपति को रिहा कराया। हंगामे, प्रदर्शन, रैलियां और पुलिस से सीधी भिड़ंत। भीड़ का पुलिस पर हमला जेल में और जवाब में प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन, स्टन ग्रेनेड और आंसू गैस का इस्तेमाल करती पुलिस। मंजर किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक का है। यहाँ आवाम सड़कों पर उतर आई है। हंगामा रविवार को संसदीय चुनाव के नतीजे आने के बाद से जारी है। राजधानी के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि प्रदर्शनकारियों ने देश की संसद पर धावा बोल दिया। यही नहीं, करीब 2000 लोगों ने पूर्व राष्ट्रपति अल्माज़बेक अतमवयेव को जेल से छुड़ा लिया। वहीं देश के राष्ट्रपति सुरनवे जीनबेकोव का दावा है कि किर्गिस्तान पर अभी भी उनका कंट्रोल है। हालांकि बिश्केक हंगामे पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भीड़ देश की संसद और प्रेसिडेंशियल ऑफिस में दाखिल हो गई और राष्ट्रपति दफ्तर में घुसे लोगों ने खिड़कियों से बाहर कागज भी फेंक दिए। करीब 2000 लोगों की भीड़ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इमारत से पूर्व राष्ट्रपति अतमवयेव को बिना किसी हिंसा के छुड़ा लिया और अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने हथियार डाल दिए। रविवार को किर्गिस्तान में वोटिंग हुई थी, जिसके बाद लोगों ने आरोप लगाया कि इसमें गड़बड़ी हुई और इसे वापस लेने की मांग की। साथ ही वोटिंग के बाद संसद पहुंची विपक्षी पार्टियों को लेकर भी लोग नाराज दिखे, जिनमें से ज्यादातर राष्ट्रपति जीनबेकोव के करीबी थे। हजारों लाखों लोगों ने इसके विरोध में सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया, जिसके बाद अब हालात नाजुक हैं। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान की। वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान के खिलाफ हर युद्ध में करारी शिकस्त झेल चुका है। वो पाकिस्तान जिसकी आतंकी साजिशें लगातार फेल हो रही हैं ऑपरेशन ऑल आउट के चलते। वही पाकिस्तान अब हिंदुस्तान के साथ एक और मोर्चे पर लड़ाई करना चाहता है। यहां पर भी उसकी शिकस्त तो तय है, लेकिन ये मोर्चा क्या है, इस रिपोर्ट पे देखिए। जंग के मैदान से हर बार पाकिस्तान को उल्टे पैर भागना पड़ा है। 1965 की जंग में पाकिस्तान को हार झेलनी पड़ी। 1971 में भारत से लड़ाई का नतीजा पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। 1999 के करगिल युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार। कश्मीर में पाकिस्तान का हर आतंकी मंसूबा ध्वस्त हो गया। सरहद पर पाकिस्तान ने गोली चलाई तो भारत ने गोले बरसाकर जवाब दिया। दुनिया के मंच पर पाकिस्तान की किरकिरी हो गई। ऐसे में पाकिस्तान अब चावल पर चालबाजी की साजिश रच रहा है। जिस बासमती चावल की खुशबू और स्वाद पूरी दुनिया में फेमस है, उस बासमती चावल को लेकर पाकिस्तान झूठा दावा कर रहा है। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि वो बासमती चावल का बड़ा उत्पादक है, इसलिए भारत का विशिष्टता का दावा ठीक नहीं है। इसीलिए वो यूरोपियन यूनियन में जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन यानी जीआई टैग के लिए भारत के दावे का विरोध करेगा। दरअसल भारत ने ईयू में बासमती चावल पर पूर्ण स्वामित्व का दावा किया है। भारत के इस दावे में दम भी है, क्योंकि गंगा और हिमालय के मैदानी इलाके में बासमती की पैदावार काफी होती है। भारत में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर बासमती की खेती होती है। भारत हर साल करीब 33,000 करोड़ रुपए का बासमती चावल एक्सपोर्ट करता है। ऐसे में पाकिस्तान कितना भी पैंतरेबाजी कर ले, लेकिन जीत हिंदुस्तान की बासमती की ही होगी। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात हाथरस मामले की, जहां पर काफी सियासी संग्राम मचा हुआ है। इस मामले में जामिया से लेकर पीएफआई का कनेक्शन सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार साजिश का आरोप लगा रही है। वहीं पूरे मामले में फंडिंग की जांच अब ईडी कर सकती है। क्या है हाथरस कांड का जामिया कनेक्शन? क्या जामिया का छात्र है जातीय हिंसा फैलाने की साजिश का मास्टरमाइंड? पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई वही संगठन है जिस पर दिल्ली में दंगा फैलाने के भी आरोप लगे थे,
जिस तरह दिल्ली दंगों की आग में जली थी, बताया जा रहा है उसी तरह यूपी को जातीय हिंसा की आग में झोंकने की साजिश हुई थी। हाथरस कांड के बाद जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी मथुरा के पास एक टोल प्लाजा से हुई। इनमें एक जामिया का छात्र भी शामिल है। पुलिस का आरोप है जामिया का छात्र ही साजिश का मास्टरमाइंड है। मसूद अहमद पुत्र शकील अहमद, जो कि हमारे यहाँ जरबल रोड पे कैरा काजी वार्ड नंबर 7 का रहने वाला था, वो लड़का पकड़ा गया है वहाँ पर। और इसमें PFI, CFI, SDPI ये सब जो है एक तरह से एक ही सिद्धांतों पे काम करने वाली संस्थाएं हैं। पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने हाथरस के मामले को खौफनाक बताया है। यूपी सरकार ने कोर्ट में फॉरेंसिक रिपोर्ट सौंपी है। बताया जा रहा है कि इसमें रेप के सबूत नहीं मिलने का जिक्र है। कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से हलफनामा भी दाखिल किया गया है। हलफनामे में कहा गया है स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए CBI जांच को आदेश दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट को खुद भी CBI जांच की निगरानी करनी चाहिए। हिंसा भड़कने की आशंका की वजह से रात में अंतिम संस्कार किया गया। हाथरस मामले में सरकार को बदनाम करने की साजिश की गई। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि पॉलिटिकल सिलेक्टिविज्म अगर गांधी खानदान करता है तो उसमें आपको किसी प्रकार से आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अगर गांधी खानदान तब चुप बैठता है जब अशोक गहलोत जी ये कहते हैं कि राजस्थान में जिस बिटिया का बलात्कार हुआ वो अपनी मर्जी से लड़कों के साथ गई, तब आपको अचंभा नहीं होना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ में कोई पत्रकार पीटा जाता है सरेआम और गांधी खानदान मौन बैठा रहता है, तब आपको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस मामले में साजिश से लेकर भ्रामक खबर फैलाने के मामले में 19 केस दर्ज किए गए हैं। ईडी साजिश की फंडिंग की जांच कर सकती है। क्या जातीय हिंसा फैलाने के लिए फंड दिए गए? मामले की जांच के बाद ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर सकती है। टीम न्यूज नेशन। और अब बात राहुल गांधी की सियासत की। राहुल गांधी कृषि कानून के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। अपना विरोध जताने के लिए राहुल गांधी ने आज ट्रैक्टर रैली की। कृषि कानूनों के विरोध में राहुल गांधी की ये सियासत है। ये राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली है। पंजाब से कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली हरियाणा बॉर्डर पर पहुंची है। राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ हरियाणा जाने की मांग की। राहुल के साथ पंजाब हरियाणा के आला कांग्रेसी नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं की भी पूरी फौज थी। लेकिन हरियाणा की तरफ से साफ आदेश था कि 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को आगे जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। ऐसे में पुलिस ने रैली को बीच में ही रोक दिया। यह धक्का मुक्की भी हुई और राहुल धरने पर बैठ गए। हालांकि कुछ देर बातचीत के बाद राहुल को 100 कार्यकर्ताओं के साथ हरियाणा में एंट्री दे दी गई। इजाजत के बाद राहुल गांधी कुरुक्षेत्र पिहोवा बॉर्डर से हरियाणा के अंदर दाखिल हुए। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसके साथ ही कानून को लेकर कुछ इलाकों में किसान संगठनों का भी गुस्सा सामने आ रहा है। हरियाणा के सिरसा में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प की खबरें भी सामने आई हैं। टीम न्यूज नेशन। चलिए, तो पंजाब और हरियाणा से सिर्फ राहुल गांधी की इस ट्रैक्टर रैली की या कृषि कानून की खबर सामने नहीं आई है, कुछ और खबरें भी सामने आई हैं। और वो जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो ऐसी खबर है जिसका सीधा सरोकार आपसे है। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो ये खबर जानना, इस खबर को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि देखिए, हम यहाँ पर आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको पंजाब दिखाते हैं, हम आपको हरियाणा दिखाते हैं। और ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। अगर सिर्फ पंजाब की बात की जाए तो 1206 यहां पर पराली जलाने की घटनाएं सामने आई हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 1-2 गुना नहीं बल्कि 5 गुना ज्यादा हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में दिल्ली के हालात किस तरीके के होने जा रहे हैं। पिछले साल 264 मामले सामने आए थे, जो अब बढ़कर 1200 से ज्यादा पहुंच चुके हैं। ये पंजाब की तस्वीर है। कुछ ऐसे ही हालात हरियाणा के भी नजर आते हैं। हरियाणा में पराली जलाने की अब तक 175 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 5 गुना ज्यादा हैं।
तो जितने बदतर हालात पंजाब में, वैसे ही बदतर हालात हरियाणा में है। लगातार पराली जलाई जा रही है। पिछले साल अब तक सिर्फ 31 घटनाएं सामने आई थी, जो अब बढ़कर 5 गुना 175 तकरीबन हो चुकी हैं। और इसका सीधा मतलब ये कि अब दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाके में जो वायु प्रदूषण है, उसका खौफनाक असर देखा जा रहा है। एक और रिपोर्ट सामने आई है जो पराली से जुड़ी है, धूल से जुड़ी है, धुएं से जुड़ी है। उसका सीधा मतलब क्या है? अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो वो आप जान लीजिए। इसका सीधा मतलब यह है कि जो लोग यहां पर रहते हैं, उनके फेफड़ों का जो घनत्व है वो कम हो रहा है, यानी फेफड़ों पर सीधा असर पड़ रहा है, बहुत ज्यादा खतरनाक असर पड़ रहा है। सांस से जुड़ी बीमारी लगातार बढ़ सकती हैं, बढ़ती जा रही हैं। प्रदूषण के चलते कोरोना से मौत का आंकड़ा दुगना हो सकता है दिल्ली एनसीआर में, अगर इसी तरीके से पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जाती रहती है तो। पंजाब और हरियाणा की पराली की बात की, अब जरा बात करते हैं गुजरात की। नवरात्रि में गरबा और डांडिया की गुजरात में वैसी धूम नजर नहीं आएगी, क्योंकि इस बार कोरोना के कारण गरबा और डांडिया को लेकर गाइडलाइंस आई है, जिसके मुताबिक सिर्फ 200 लोग ही गरबा में शामिल हो सकते हैं। गुजरात का गरबा और डांडिया पूरी दुनिया में मशहूर है। नवरात्रि के मौके पर गुजरात में गरबा डांडिया का जो रंग नजर आता है, उसकी चर्चा 7 समंदर पार भी होती है। तभी तो देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग गुजरात का गरबा देखने आते हैं। गुजरात में नवरात्र के मौके पर गरबा डांडिया का करोड़ों का कारोबार होता है। कई महीनों पहले से इसकी तैयारियां होती हैं और नवरात्र के 9 दिन ऐसा समा बनता है कि पूरी दुनिया देखती ही रह जाती है। लेकिन इस बार कोरोना की काली छाया ने गरबा प्रेमियों को मायूस कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार में फर्स्ट फेज के चुनाव के लिए नॉमिनेशन में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। ऐसे में विधानसभा सीट के लिए सिंबल पाने की मारामारी चरम पर पहुंचती दिख रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने से पहले आज पटना में पार्टी दफ्तर के बाहर जोरदार हंगामा हुआ। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी जेडीयू के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। बीजेपी 121 सीट पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू के हिस्से में 122 सीटें आई हैं। जेडीयू ने अपने कोटे से मांझी को 7 सीट देने का ऐलान किया है। जनता दल यू है, उसके जिम्मे 122 सीटें दी गई हैं और उसी के अंतर्गत हम पार्टी को, जीतन राम मांझी जी की पार्टी को, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने 7 सीटें दी। बिहार चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी की लिस्ट आने से पहले पटना में बीजेपी ऑफिस के बाहर जोरदार हंगामा हुआ। टिकट बंटवारे को लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन तीन बार के विक्रम से पूर्व विधायक अनिल कुमार अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए हैं। सांसद के खिलाफ नारेबाजी, पार्टी के खिलाफ नारेबाजी। बिहार बीजेपी में टिकट को लेकर मारामारी तेज होती जा रही है। दिनारा से टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह ने लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थाम लिया। रामविलास पासवान की एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला कर बिहार चुनाव को रोचक बना दिया है। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर बने हुए हैं। मेरा विश्वास नहीं है 7 निश्चय पर। 7 निश्चय जो पिछली बार जो मुख्यमंत्री जी ने किया था, नली गली को छोड़ दें, युवाओं का भी उसमें जिक्र किया गया था, उनके रोजगार का जिक्र किया था, पर उसके बाद से जिस तरीके से पलायन और बढ़ा है, तो इसका मतलब 7 निश्चय धरातल पर उतर ही नहीं पाया।
बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार की लीडरशिप को लेकर बड़ा बयान दिया। जायसवाल ने दो टूक कहा कि जिसे नीतीश का नेतृत्व स्वीकार नहीं, वो एनडीए का हिस्सा नहीं। एनडीए गठबंधन में वही रहेंगे जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार में स्वीकार करते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर प्रयास करेगी। कोरोना काल में बिहार में चुनाव प्रचार का अनोखा अंदाज देखा। पटना के कुम्हरार में एक कैंडिडेट गायक और झाल मझीरे के साथ चुनाव प्रचार में जुटे। अब किले वही सब पाई पाई के हो, अब किले न्यूज़ नेशन। पाई के हो।